अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो एमसीक्यूज टेस्ट था वो था आप लोग का मिनरल्स प्लस एसिड बेस बैलेंस के बारे में। तो आज हम इसके ये एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से जो डाले गए थे, और इसमें मैं बहुत सी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिकली लाइफ में काम आएंगी। बिकॉज मिनरल्स और एसिड बेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग रिपीटेडली हर स्टेप में देखेंगे अपनी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का। और मिनरल्स में भी कुछ मिनरल्स बहुत हाई वैल्यू वाले होते हैं, जिसमें एक कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हार्ट के रिलेटेड अगर पूछा जाए तो पोटाशियम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, बिकॉज वो हार्ट उसकी स्लाइड ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो हार्ट पे बहुत टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो ये मिनरल्स की मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एसिड बेस बैलेंस तो इतना कॉमन है, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट होता है रोड साइड का, तो उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, उसके एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर उसका ब्लड लॉस हो रहा है, एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा होता है। मतलब ये तो बहुत नॉर्मल लाइफ में, और आपको पता है एक्सीडेंट पूरी जिंदगी आप देखेंगे कभी बंद नहीं हो सकते, और ये चीज आप लोग हमेशा देखते रहेंगे। तो अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सबसे पहला है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं बनता। पैराथायरॉयड ग्लैंड का अब हमने इधर फंक्शन हमें पता होगा तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन बताता हूँ और फिर आंसर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो कब एक्टिवेट होता है? जब हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया हमारे ब्लड में, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर जाए, और या हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाए। तो ये इन दोनों में से किसी का लेवल डिक्रीज करे, मेनली हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया को डिस्कस नहीं करते होते। हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड विल एक्टिवेट। एज ए रिजल्ट पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के तीन काम है, आपने ये अगले साल में पढ़ना है, बट आपको मिनरल के रिगार्डिंग इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके तीन काम है। हमारे पास कैल्शियम किधर किधर से होती है अब्जॉर्ब? विटामिन में आपने पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। फिर उसके अलावा आपको पता है कि किडनी एक्सक्रीट करती है मिनरल्स को, तो किडनी से हो सकती है, और हमारी बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जाता है किडनी के पास। किडनी के पास जाके ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। कैल्शियम इंक्रीज कर दिया, फॉस्फेट डिक्रीज कर दिया। कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन, तो ब्लड का है कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा। वो जाता है जब बोन के पास, तो बोन के पास वो जाके क्या करवाता है कि हमारे पास कैल्शियम और पोटाशियम फॉस्फेट दोनों की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। आपकी बोन में कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, ये दोनों की रीअब्जॉर्प्शन करवा के उनको ब्लड में ले आता है। और जब वो ब्लड में लाता है तो किडनी वो एक्सक्रीट कर देती है फॉस्फेट को, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल को तो इंक्रीज करेगा, बट जो फोस्फेट का लेवल है ये उसको डिक्रीज करता है हमारे ब्लड में। तो हम पीछे देखते हैं, तो इसका आंसर डेल्टा है। कि इन्होंने पूछा है कि which one of the following is an expected clinical consequences of the deficiency in parathyroid hormone। ये अगर कम हो जाएगा ब्लड में पैराथायरॉयड तो हमारे पास कैल्शियम लेवल विल डिक्रीज और हमारे पास फोस्फेट लेवल विल इंक्रीज। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। मैंने आपको जो पिछले इसमें समझाया वो हाई के हिसाब से समझाया था, ये जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होता है। अब जो एमसीक्यूज था उसमें वो कम के हिसाब से था कि अगर वो कम हो जाएगा, तो इस वजह से आंसर डेल्टा होगा। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 20-year-old male is seen for complaint of recent severe upper right quadrant pain। अब इसके सिम्टम्स को गौर करना है। नो जॉन्डिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रिमार्केबल। आपने एंजाइम मार्कर लास्ट टेस्ट में भी मैंने बताया था कि एएसटी एएलटी डिफरेंट होते हैं, ये आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आपका एएलटी लेवल ज्यादा है, एएसटी भी लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली आपको आपका लिवर डैमेज हुआ है, क्योंकि लिवर के सेल्स के अंदर होते हैं। जब लिवर सेल डैमेज हो गए तो ये सेल से बाहर आ जाएगा और ब्लड में आ जाएगा। यूरिनरी कैल्शियम एंड फॉस्फेट ऑप्थेल्मोलॉजी कंसल्ट रिवील्ड केसर फ्लेचर्स रिंग। तो ये सारी एक डिजीज की प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस है। अब वो मैं डिजीज दिखाता हूँ, होती है विल्सन्स डिजीज।
विल्सन डिजीज क्या होती है, इसमें कॉपर हमारे पास ज्यादा हो जाता है, कॉपर की एक्सेस हो जाती है। बट आपको कुछ इस तरह की बातें बताऊंगा, आप देखेंगे कि कॉपर की एक्सेस हो रही है बट स्टिल हमारे पास इसका लेवल ब्लड में लो हो रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर बेसिकली एक्यूमुलेट होता है। इसमें कहाँ कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है कॉपर, लिवर में एक्यूमुलेट होता है, किडनी में, ब्रेन में और आई में। यानी इसके जो सिम्टम्स है वो लिवर के रिलेटेड भी आएंगे, वो किडनी के रिलेटेड भी आएंगे, ब्रेन के भी और आई के भी। अब इसमें हम देखते हैं कि आई के रिलेटेड क्या है। तो ये सबसे ऊपर आप आई के रिलेटेड सिम्टम देख सकते हैं कि इसमें जो पिछले में लिखा हुआ था कैल्सर फ्लेचर्स रिंग, तो ये डेपोजिशन ऑफ कॉपर की वजह से बनता है। तो ये आपने एक सिम्टम देख लिया। न्यूरोलॉजिकल क्या हो गया, ट्रेमर्स हो सकते हैं, डिसआर्थरिया, पार्किंसनिज्म, हैंड राइटिंग, इसमें प्रॉब्लम। लिवर में क्या होगा, लिवर का साइज इंक्रीज करता है। अब ये सारे लिवर की डैमेजिंग चीजें हैं, ये सारी चीजें लिवर को अंदर डैमेज करती है। दैट्स वाई हमारे पास ALT लेवल और AST लेवल ये हमारे पास ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि मार्कर है लिवर डैमेज के। अब इसमें लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, जो सेलुलोप्लाज्मिन होता है, आपको पता है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर की ब्लड के अंदर। सेलुलोप्लाज्मिन में अंदर आयरन भी होता है, ये याद रखना है। अच्छा, सेलुलोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर की। अब विल्सन डिजीज में ये डिक्रीज होता है। फिर उसके अलावा विल्सन डिजीज में हम देखते हैं कि और क्या होता है कि हमारे पास जो सीरम कॉपर लेवल है वो डिक्रीज है, जबकि हम कह रहे हैं कि कॉपर तो एक्सेस में है। तो सीरम कॉपर लेवल क्यों डिक्रीज है, क्योंकि जो एक्सेस कॉपर है वो डिपॉजिट हुआ है हमारे ऑर्गन्स में, लाइक लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, आई में, वो ब्लड में नहीं है। यानी वो फ्री फॉर्म में ब्लड में नहीं प्रेजेंट, वो आ सकता है ब्लड में बट वो प्रेजेंट नहीं होता। तो लो लेवल होता है इसका। और हमारी यूरिन में ये ज्यादा एक्सक्रीट होता है, तो इंक्रीज यूरिन कॉपर लेवल होता है। तो ये डायग्नोसिस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैनेजमेंट इसकी कैसे होती है, इसकी मैनेजमेंट के हम चिलेट कर देते हैं, एक होती है पेंसिलामीन, तो ये चिलेट करती है कॉपर को। असल में कॉपर ने अब एक्सक्रीट कैसे होना होता है वो हम आगे देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे है, कॉपर ने एक्सक्रीट होना होता है थ्रू बाइल। अब बाइल में कॉपर, या आप राइट साइड पे अगर देखें तो वो कह रहा है लिवर की एबिलिटी अब प्रॉपर नहीं है कि वो एक्सक्रीट कर सके। ये मैं आपको पॉइंटर से शो करता हूँ, ये देखिए, लिवर सेल एबिलिटी टू एक्सक्रीट कॉपर इनटू बाइल इज इंपेयर्ड, कम ऑन पुश, बट वो बाइल में नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब उसकी वजह से CNS डिजीज, फिर आई की आपको मैंने बताया टेजर फ्लेचर रिंग। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक है विल्सन के। और हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। अब ये किस तरह होगा, कॉपर जब लिवर से बाहर जाएगा तो कॉपर हमारे पास, सेलुलोप्लाज्मिन हमने कहा कि कम है, सेलुलोप्लाज्मिन क्या करता था, कॉपर को ट्रांसपोर्ट। यानी कॉपर जब हमारे पास ब्लड में जाता था तो वो सेलुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड होता था। बट अब सेलुलोप्लाज्मिन नहीं है तो कॉपर किसी के साथ बाइंड नहीं हो सकता, उसको ब्लड में मिलेगा आरबीसी, वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा और आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, एज अ रिजल्ट वो हीमोलिटिक एनीमिया करवा देगा। सो दिस इज हाउ विल्सन्स डिजीज मैनिफेस्टेशंस अकर। तो ये सब कुछ विल्सन डिजीज में होता है। अब नेक्स्ट एक और इसी तरह का क्लिनिकल था, इसमें देखेंगे काफी कुछ सेम है बट ये डिफरेंट है। A 52-year-old female is seen because of unplanned changes in the pigmentation of her skin. तो पिगमेंटेड स्किन जब भी आएगा ना तो एक मिनरल आपने बहुत जल्दी आज सोचना है, वो होता है आयरन। आयरन में बहुत कॉमन है कि पिगमेंटेड स्किन मिले। फिर उसके अलावा हेपेटोमेगली, यानी लिवर के साथ भी कोई मसला है। देन हम आते हैं एंड माइल्ड सैक्रल इक्ट्रस। लेबोरेटरी टेस्ट आर रिमार्केबल फॉर एलिवेटेड सीरम ट्रांसमिनेज लेवल। तो अब इसमें क्या क्या है, अब इसमें आंसर था हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। अब हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस होता क्या है, अब ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा विल्सन डिजीज से। विल्सन में कॉपर का मसला था, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन एक्यूमुलेट हो रहा है लिवर में। सो दिस इज द डिफरेंस। फिर इसमें हमारे पास जो एक्सेस आयरन है ये आप देख सकते हैं, इसमें होती है ब्रोंज डायबिटीज। तो इसमें आप देखेंगे हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, जो कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो ब्रोंज डायबिटीज इसको कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस मिनरल की वजह से, एक्सेस की वजह से ब्रोंज डायबिटीज होती है। सो इट्स आयरन। सो अब ये सारा कुछ होता है तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ट्रीटमेंट है फ्लियोबॉटमी। सो यू हैव टू नो अबाउट द फ्लियोबॉटमी। के फ्लियोबॉटमी बेसिकली होता क्या है, फ्लियोबॉटमी होता है
जब हमारे पास हम वेन के अंदर से ब्लड को निकाल लें, जब हम वेन के अंदर से ब्लड को निकालेंगे तो आयरन लेवल विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। अब इसकी रीजन क्या है? जो हमारे पास आयरन होता है ना, इसका आपको पता है कि इसकी सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती। ये रिसाइकल होता रहता है बॉडी में। बॉडी में हर चीज अगर रीअब्जॉर्ब होती है तो वो एक्सक्रीट भी होती है, बट आयरन की ये एक खसूसियत है कि आयरन हमारे पास अगर रीअब्जॉर्ब होता है ना तो एक्सक्रीट नहीं होता, ये रिसाइकल होता रहता है। एक बात याद रखनी है, अगर आप किसी बंदे को, ये क्लिनिकल लाइफ में काम आएगी, कोई बंदा है उसको कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हो, जब आप ब्लड देते हो किसी बंदे को उसके अंदर आयरन होता है, तो यानी आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे तो उस बंदे में आयरन जाएगा। अगर कोई पेशेंट है उसको आपने 3 बोतलें लगा दी खून की, अब आयरन जा रहा है, आप आयरन की कोई एक्सक्रीशन का तो मैकेनिज्म है ही नहीं, यानी वो सारा आयरन उसके ब्लड में एक्यूमुलेट होगा। तो ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ना जिनको कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर होती हैं, उसमें आयरन लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। तो आप ये हाइपर पिगमेंटेशन अपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये हाइपर पिगमेंटेशन है, बाकी आप हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज, ये सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, अब आयरन के रिलेटेड इसलिए इतने डाले हुए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आयरन और कॉपर और कैल्शियम। इंक्रीज सीरम आयरन एंड डिक्रीज आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आर फाउंड इन, सो इट इज फाउंड इन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया ऐसा एनीमिया है जिसमें आपकी बॉडी के पास आयरन है बट स्टिल वो आयरन को यूज नहीं कर पा रहा। तो ये उस तरह क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल ये दूंगा कि एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, खाने को सब कुछ है, लेकिन मतलब दुनिया जहां की हर चीज है लेकिन वो खा नहीं सकता। उसको कोई ऐसी डिजीज है कि वो सॉलिड इनटेक नहीं कर सकता, तो क्या फायदा? तो सेम इसमें यही हो रहा है, आयरन है बॉडी के पास बट स्टिल वो यूज नहीं कर पा रहा। सो दिस इज सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, यू हैव टू नो अबाउट इट कि इसमें आयरन नहीं होता यूज बाय आरबीसी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। Next is all of the following statement about endemic goiter are true except what is endemic goiter? सबसे पहले आपको बताना चाहिए, आपने देखा होगा कुछ लोग की गर्दन सूजी होती है, शायद आप लोगों ने देखा हो, गांव वाले एरियाज में आप लोग ये कुछ ज्यादा देखने को समटाइम्स मिल जाता है। इसमें क्या हुआ होता है? एंडेमिक गोइटर होता है, लो आयोडीन हुई होती है। लो आयोडीन की वजह से हमारे पास जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड आपको पता है या आपकी ये नेक में प्रेजेंट होता है इधर। अब ये हमारे पास थायराइड हार्मोन जब डिक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास मैनिफेस्टेशन होती है गोइटर की। एंडेमिक गोइटर होता है ड्यू टू डिक्रीज आयोडीन। आप अपने घरों में सॉल्ट को देखना, लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है ताकि हमारे पास डेफिशिएंट ना हो, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के पानी में प्रॉपर आयोडीन है, वरना अदरवाइज पानी और फूड जो होता है, जमीन में इतना आयोडीन होता है कि वो वेजिटेबल्स में आ जाता है और वो आप इनटेक करते हो, आपका पूरा हो जाता है। बट बहुत सी जगहों पे ये नहीं होता, तो आयोडीन इसलिए सॉल्ट में यूज की जाती है क्योंकि वो हर घर में यूज होना होता है। तो आयोडाइज सॉल्ट। एंडेमिक गोइटर में हमारे पास क्या नहीं होता, क्या नहीं हो सकता, वह इट रिजल्ट अल्टीमेटली हाइपरथायरॉयडिज्म, ये नहीं हो सकता क्योंकि एंडेमिक गोइटर में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा। बाकी हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये ना सॉइल और वाटर में अगर आयोडीन कंटेंट कम है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, तो उधर यहाँ पे वो एंडेमिक गोइटर कॉमन होता है बहुत ज्यादा। फिर ये थायराइड ग्लैंड, इसमें एनलार्ज होता है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एनलार्ज आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट जो आप घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज hypercalcemia can occur in the following except. So what is hypercalcemia? Increase in the calcium level. अभी आप लोगों को हाइपरकैल्सीमिया, मैंने आपको पैराथायरॉइड का फंक्शन बताया था, क्या था? पैराथायरॉइड कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है, तो यानी ये हाइपरकैल्सीमिया करवा सकता है। हाइपर विटामिन मिनोसिस डी, आपको पता है कि विटामिन डी का फंक्शन है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर करवाता है, इसलिए विटामिन डी बच्चों में रिक्वायर होता है, सनलाइट से आता है, ताकि उनकी बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, क्योंकि बोन में कैल्शियम रिक्वायर है, तो कैल्शियम इसमें भी ज्यादा होता है। मिल्क-अल्कली सिंड्रोम, इसमें भी कैल्शियम ज्यादा होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें कम होता है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा मिल्क-अल्कली सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। मैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि ये सारी वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में काम आएगी। बाकी सारे रट्टा आप लोग जितना मर्जी लगा ले बायोकेमिस्ट्री को, ये कह के सारे छोड़ देते हैं कि ये सिर्फ रट्टा है। रट्टा जरूर है, लेकिन जो समझने वाली चीज है हम खुद वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम समझना चाहते ही नहीं है।
तो एटलीस्ट अगर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ तो मैं आप लोगों के लेवल से ऊपर नहीं बता रहा। कुछ चीजें इसलिए मैं डालता हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आगे सेकंड थर्ड ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी और अभी भी ये काम आएंगी, खास तौर पे वाइवा में। अब मिल्क अल्कली सिंड्रोम में क्या होता है, सिंपल मिल्क से आप याद रखें, मिल्क में कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम हम ज्यादा इंजेस्ट कर लें। अल्कली एंटासिड्स, एंटासिड्स में एंटासिड्स क्यों यूज होती है, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। किसी को तजाबियत होती है, आप कहते हैं एसिडिटी हो गई है, तो एंटासिड्स यूज कर लें। एंटासिड्स उसमें यूज हो जाती है पेप्टिक अल्सर में, ये बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है आपके घरों में। आप कहते हैं मुझे मैदे में जलन हो रही है, खाना खाने के बाद हो रही है, तो ये एंटासिड्स वहां पे यूज होते हैं। तो समटाइम्स ये कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं एंटासिड में, तो समटाइम वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देंगे। तो कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंजेक्शन, वो होता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब हाइपोकैल्सीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रोटिक से क्या आपको समझ आना चाहिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो होता है जिसमें प्रोटीन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। हमारा नॉर्मली जो यूरिन होता है वो प्रोटीन फ्री होता है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन अ लार्ज मॉलिक्यूल। आपने सर्कुलेशन पढ़ी होगी गाइटन से, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फिल्ट्रेशन होती है, जो प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती, तो किडनी में भी कैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड जा रहा होता है ना आगे, फिर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है तो उधर भी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो प्रोटीन यूजुअली नॉर्मली यूरिन में नहीं होती, बट नेफ्रेटिक सिंड्रोम में प्रोटीन हमारे पास यूरिन में आ जाती हैं, तो ये यूरिन में होगी। अब इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, आपको किडनी में पता है, किडनी हमारे पास बनवाती है, हमारे पास विटामिन डी भी बनवा रही होती है, उसका एक स्टेप कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो जो हमारे पास किडनी में विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन है ना, वो भी एक्सक्रीट हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा था, प्रोटीन एक्सक्रीट, तो जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रोटीन एज वेल। सो जब ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स है, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, तो विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनेगा। जब विटामिन डी प्रॉपर नहीं बनेगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है, ये अब सर्कुलेशन से मैं रिलेट करके एक पॉइंट बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर भी जिसको कहते हैं, वो डिक्रीज, और उसकी वजह से एडिमा होगा, क्योंकि ये हमारे पास इनवर्ट प्रेशर होता है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी ऑल्सो। नाउ कम्स टू द एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस थिंग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस occurs in, so what is respiratory acidosis? अगर आपको कोई सांस लेने में मसला होगा तो एसिडोसिस का खतरा है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो जाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हर रेस्पिरेटरी की डिजीज में जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज को डिसरप्ट कर देगी, उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एम्फीसीमा देखते हैं, एम्फीसीमा में हमारे पास क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन इम्पेयर हो रही है। जब रेस्पिरेशन इम्पेयर होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्यूमुलेट इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो जब वाटर के साथ मिलता है तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो हमारे पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब आपको कोई भी रेस्पिरेटरी की डिजीज हो, एसिडोसिस हो सकता है। अब एल्कलोसिस रेस्पिरेटरी कब होता है, जब आप हाइपर वेंटिलेट करें, यानी आप तेजी से सांस लें। तेजी से सांस लेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, और जब वो बॉडी में कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो अल्कलोसिस हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, आपका वहां पे देखेंगे आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे, तो वो तब उस जगह पे आपको होता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। Next is during compensation of respiratory alkalosis, all of the following changes occur. Respiratory alkalosis हो गया। अब हमेशा याद रखना है, अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा तो हमारे पास मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगी। कंपनसेशन क्या होती है, अगर एसिडोसिस हो गया तो वो उसको मेंटेन करने के लिए एल्कलाइन चीज को चेंज करेगी, उसकी वेरिएशन ब्लड में लाएंगे। जो रेस्पिरेटरी है उसकी कंपनसेशन मेटाबॉलिक होगी, और जो मेटाबॉलिक की वजह से होगा उसकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होगी। अब आप लोगों ने इधर सबसे पहले देखा है कि इसको हुआ है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया होगा। अब इसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं अगर हम मेटाबॉलिकली हाइड्रोजन को इंक्रीज कर दे ब्लड में, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक होता है।
तो ये क्या होगा, इसमें हम डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो हाइड्रोजन आयन की डिक्रीज सिक्रीशन करेंगे, बिल्कुल सही है। बाइकार्बोनेट की डिक्रीज सिक्रीशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट की इंक्रीज करेंगे सिक्रीशन, बिकॉज बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होता है, तो इसकी हमने एक्सक्रीशन इंक्रीज करनी है। सोडियम की एक्सक्रीशन भी हमने इंक्रीज करनी है। और हमारे पास जो अमोनिया होता है, अमोनिया हमारे पास इसकी एक्सक्रीशन को हमने क्या करना है, इसकी एक्सक्रीशन को हमने डिक्रीज करना होता है, क्योंकि अमोनिया हमारे पास साथ लेके जाता है हाइड्रोजन आयन को, और अगर हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी से निकलेगा तो एल्कलोसिस एग्रवेट हो जाएगा। सो डेल्टा इज द रॉन्ग आंसर, तो ये हमारा राइट होगा क्योंकि एक्सेप्ट हो जाएगा। व्हाट इज एनाइन गैप? एनाइन गैप बहुत जगह पे सुनेंगे, एनाइन गैप का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एनाइन गैप क्या होता है, हमारे जो ब्लड है उसमें पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है, उसमें नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव मेनली आपको पता है सोडियम पोटेशियम है, और नेगेटिव क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट है। अब जब हम इनको माइनस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आप लोग देखते हैं वैल्यू आती है 8 to 12, जिसको नॉर्मल में लिया जा रहा होता है। अब देखें, जबकि हमारे पास ब्लड में ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इक्वल होते हैं, बट ये हमारे पास एनाइन गैप क्यों आ रहा है? हमारे ब्लड के अंदर कुछ होते हैं अनमेजर्ड इनाइंस, अनमेजर्ड नेगेटिव चार्ज होता है जो हम मेजर नहीं कर पा रहे होते, उसकी वजह से हमारे पास एनाइन गैप आता है। तो एनाइन गैप एसिडोसिस और अल्कलोसिस में इंपॉर्टेंट होता है, वो कभी होगा तो वो बहुत लंबा टॉपिक है, आई विल टेल यू। नेक्स्ट इज हाइपोकैलेमिया अकरिंग। तो ये आपको ना दो चार ये कुशिंग डिजीज, एडिसन्स डिजीज, ये दो तीन चीजें आनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड इट कि ये बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाली चीजें हैं। अब इसमें कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है। हमारे पास एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे पास किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें होता है एल्डोस्टेरोन जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास ये हार्मोन ज्यादा हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, ये बस इनफ है। अब एडिसन्स डिजीज क्या होती है? एडिसन्स डिजीज में एल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो रहा होता है। अब ये दो कंपेयर कीजिए दो डिजीजेस को, एक में एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है और एक में एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है। तो ये वाली है एडिसन्स डिजीज, इसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। और ये है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है। एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? एक फंक्शन हमेशा याद रखना, एक तो ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, बस ये बात अभी याद रखना है। और ये एक और चीज करवाता है, हाइड्रोजन की भी एक्सक्रीशन। ये आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि सोडियम की इसने एब्जॉर्प्शन करवानी है, पोटाशियम और हाइड्रोजन की इसने एक्सक्रीशन करवानी है एल्डोस्टेरोन ने। तो यानी अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, यानी इस केस में अगर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन में एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो आपके पास सोडियम लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, पोटाशियम लेवल हमारे पास ब्लड में डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हाइपोकैलेमिया। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन के बारे में, इसका 4.9 आंसर है। वो किस तरह है, आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड इट कि ये पूछी जाती है, ये हमारे पास प्रॉफ का एससीक्यू क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। इसमें ऊपर आता है हमारे पास डिसोसिएटेड आयन, नीचे है अनडिसोसिएटेड। तो आपको डिसोसिएटेड की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है कि 0.2 है और अनडिसोसिएटेड 0.02 है। तो अगर हम इसको वैल्यू पुट करें 0.2 ओवर 0.02, ये 10 बनता है। तो log 10 इज इक्वल टू 1। पीके की वैल्यू इन्होंने हमें बताई हुई थी पीछे, पीके था 3.9, 3.9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.9। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो इजी हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02। अब इन दोनों को जब हम काटेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, पीके की वैल्यू 3.9 थी, 3.19 इज इक्वल टू 4.9। तो ये हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आप लोग बहुत बारी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज डायूरेटिक। अब डायूरेटिक के बारे में दो चीजें याद रखना। डायूरेटिक में एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लेवल पे अभी इतना कुछ होगा नहीं, ये सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, बट आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एसिटाजोलामाइड
ये वाहिद डायूरेटिक है जो हमारे पास बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को ज्यादा करेगी और हमारे पास एसिडोसिस करवाएगी। ये हमारे पास एसिडोसिस करवाती है। बाकी जो हमारी जो सारी है ना सारी जो डायूरेटिक्स है वो सारी डायूरेटिक अल्कलोसिस करवाती है। यानी इसमें जो एसिडोसिस कैसे करवाएगी, ये यूरिन में बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को ज्यादा करती है। तो बाइकार्बोनेट की अगर एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो इसका आंसर है कि अल्कलाइन यूरिन होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट निकल गया है। बात सिर्फ याद रखना है कि एसिटाजोलामाइड हमारे पास एसिडोसिस करवाती है, बाकी सारी डायूरेटिक कोई भी डायूरेटिक आ जाएगी अल्कलोसिस करवाती है। तो ये आप लोग से एसिड बेस बैलेंस में आप लोग रट्टा मारने से बेहतर है तो आप लोग को ये पता हो। नेक्स्ट अगेन हिमोलाइसिस इन कॉमन विल्सन्स डिजीज। तो आप लोग को मैंने हिमोलाइसिस की रीजन बताई थी विल्सन्स डिजीज में, कि विल्सन्स डिजीज में हिमोलाइसिस होता है और हिमोलाइसिस की रीजन ये होती है जो हमारे पास कॉपर होता है वो हेपेटोसाइट से रिलीज होता है, और जब वो हेपेटोसाइट से रिलीज होता है तो उसको सेलुलोप्लाज्मिन नहीं मिलती। उसने सेलुलोप्लाज्मिन के साथ अटैच होना था बट अब उसके पास सेलुलोप्लाज्मिन नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो आरबीसी के अंदर एक्यूमुलेट होगा और व्हेन इट गेट एक्यूमुलेटेड इन आरबीसी इट कॉज हिमोलिसिस। तो ये इसका आंसर है बीटा। नेक्स्ट कम्स टू अनदर एमसीक्यूज रिगार्डिंग एसिड बेस इम्बैलेंस। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, a young woman is found comatose having taken an unknown number of sleeping pills an unknown time before. Arterial blood sample yields the following value: pH 6.9, pH कम हुई है। तो pH आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम कब होती है। pH की नॉर्मल वैल्यू 7.35 के राउंड अबाउट ली जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कुछ जगह पे आप लोग देखेंगे 7.35 टू 7.4 तक ली जाती है। तो ये काफी कम pH है, इट मींस इट इज एसिडिक। पहली बात एसिडिक। अब आपने देखना है कि एसिडिक रेस्पिरेशन की वजह से हुआ हुआ है कि हमारे पास किसकी वजह से हुआ हुआ है, मेटाबॉलिक। अब आप देखते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 22 नॉर्मल होता है, ये कम हुआ हुआ है। बाइकार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलोसिस, ये कम होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडोसिस। यानी ये मेटाबॉलिक, आप देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सही हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से अगर आप ज्यादा देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था एसिडिक नेचर का होता है। अब ये ज्यादा है तो इसका मतलब है ये भी एसिडोसिस। यानी ये एसिडोसिस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी हुआ हुआ है, यानी वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही। उसके बाद ये बाइकार्बोनेट की कमी की वजह से भी हुआ है, यानी ये दोनों चीजें हमारे पास एसिडोसिस करवा रही है। तो इसमें सिमल्टेनियस रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, यानी दो चीजें इकट्ठे एसिडोसिस भी करवा रही है, अल्कलोसिस, दोनों ही एसिडोसिस करवा रही है। अब ये एबीजी की कुछ चीजें याद रखना पीएच के बारे में, कि हमारे पास जब होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो इसमें इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है ज्यादा, और जब ये ज्यादा होता है एसिडोसिस में पीएच होती है कम। इसी तरह जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो पीएच और बाइकार्बोनेट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन में ये होंगे तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पीएच और बाइकार्बोनेट। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होगा। कुछ ऐसी कंडीशंस देखेंगे जिसमें बाइकार्बोनेट भी अब नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अब नॉर्मल है। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, इट विल टेक टुवर्ड एसिडोसिस। उसमें बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, ये भी एसिडोसिस की तरफ लेके जाता है, ये अल्कलोसिस की तरफ लेके जाता है। यानी एक चीज एसिडोसिस करवा रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट ज्यादा हुआ तो ये अल्कलोसिस करवा रहा है। अब हमने देखना है कि इस बंदे की पीएच क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे की पीएच है कम, कम पीएच का मतलब है एसिडोसिस। तो इसका क्या मतलब है, अगर एरो इस तरह हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एरो ऊपर हो, बाइकार्बोनेट का एरो ऊपर हो और पीएच का एरो नीचे हो, तो इसका मतलब है कि इसको है एसिडोसिस। और एसिडोसिस कौन सा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अल्काइलेटिंग कंपनसेशन। ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इसमें एसिडोसिस हुआ है रेस्पिरेटरी, बट इसकी कंपनसेशन चल रही है बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी मेटाबॉलिक कंपनसेशन। तो ये सिनेरियो आता है, तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल, अगर ये समझ नहीं आया तो बता दें, मैं एंड पे एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा।
A post-operative surgical patient has a nasogastric tube in for 3 days. ये होती है खाने की नाली जिसको कहते हैं, ये नाक के थ्रू डाली जाती है। कुछ जब आप हॉस्पिटलाइज्ड कोई पेशेंट होते हैं जो खाना नहीं खा सकते, तो उनके जो स्टमक में कंटेंट होता है वो इसके थ्रू भेजा जाता है, या स्टमक का कंटेंट इसके थ्रू निकाला जाता है। अब इसमें क्या इन्होंने बताया कि इसमें नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट स्टेटेड कि बहुत सी ड्रेनेज हो रही थी ट्यूब में से, यानी जो स्टमक के अंदर ट्यूब थी उस स्टमक के अंदर से मटेरियल बहुत बाहर आ रहा था। स्टमक में कौन सा मटेरियल होता है? एसिडिक। स्टमक में क्या होता है? एसिड होता है। अगर एसिड बाहर आ जाएगा बॉडी से तो हमारे पास क्या होगा? एल्कलोसिस। और कौन सा एल्कलोसिस होगा? हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका बीटा आंसर होगा। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ये होती है कि इसके अंदर डाली हुई है स्टमक तक, और इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टमक का कंटेंट बाहर आ रहा है, तो स्टमक में होगा एसिड। जब एसिड बॉडी से बाहर आ जाएगा तो उसको हो जाएगा एल्कलोसिस। तो ये अब आप लोग को समझ आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट इज विच मिनरल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन कॉन्जुगेशन विद विटामिन ई। तो इसका आंसर है सेलेनियम। मैं अपनी पिछली बहुत वीडियोस में बता चुका हूं कि ये याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स कौन से हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मिनरल हमारे पास सेलेनियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ये तो फिंगर टिप से याद रखे, जिंक और सेलेनियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन होता है इसमें से, वाइवा में खास तौर पे। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं बनने देते, और ये फ्री रेडिकल को जब कम करेंगे तो ये कैंसर से बचाते हैं। बिकॉज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। अगर हम फ्री रेडिकल कम करेंगे तो एज अ रिजल्ट हम बंदे को कैंसर से बचा रहे हैं, तो ये इसलिए जरूरी होती है। नेक्स्ट इज एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड के रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा लाजमी याद रखिएगा, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड में अगर हमारे पास कम होता है ना थायराइड हार्मोन, तो ग्रेव्स डिजीज कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। इसमें एक्सोफेथाल्मिक गोइटर होता है, तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट अगेन हम देखते हैं कि कौन सा मिनरल होगा। तो इस मिनरल को आपने अच्छी तरह याद रखना है। मैंने बताया 3 मिनरल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन, कैल्शियम, कॉपर। इसमें क्या क्या हो रहा है? ही हैज फीलिंग ऑफ पिंस एंड नीजल, इसको कहते हैं पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं। ही आल्सो नोटिस ओकेजनल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। तो अब याद करें कि टेटनी कब होती है, कौन सा मिनरल की वजह से टेटनी होती है, किस मिनरल की कमी की वजह से? तो आपको याद आएगा सबसे पहले कि हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो टेटनी होती है, टेटनी कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। आपने उसकी रीजन पढ़ी हुई है कि जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं वो उन पंप के जो सोडियम पंप्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को ज्यादा करता है, एज अ रिजल्ट कैल्शियम सेल के अंदर जाता है और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये हमारे पास फिजियो में भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इधर भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो ये हमारे पास पैरेस्थीसिया करवाएगा, साथ हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर ऑफ मसल्स करवाता है। नेक्स्ट इज आयरन इज अब्सॉर्ब। अब इधर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयरन अब्सॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है आयरन एक्सक्रीट कैसे होता है। तो ये मैंने पीछे भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि आयरन एक्सक्रीट नहीं होता। आयरन का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म कोई भी नहीं है, ये हमारे पास रिसाइकल होता रहता है दोबारा से। तो ये हमारे पास एज बाइल में कुछ ना कुछ हो जाता है एक्सक्रीट, बट एज सच कोई इसका प्रॉपर अगर एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म कहें तो हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं होता। तो इस वजह से ये इस बात को इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसकी आप इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हैं, मिनरल्स में लिखी होगी, और ये क्वेश्चन है आप लोग को, इसलिए ये हमेशा याद रखना है। और इसकी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन पेशेंट्स में होती है बार बार, उनमें आयरन ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया विद इंक्रीज्ड आयरन स्टोर, बोन मैरो मे बी। इसका मे भी इन्होंने कहा है, इसका मे भी आंसर इज अल्फा। आयरन रिस्पॉन्सिव हो सकता है वो, बट आयरन रिस्पॉन्सिव नहीं भी हो सकता। बाकी तो कोई करेक्ट बन नहीं रहा, बट ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट्स व्हाई दे यूज मे बी। कब नहीं हो सकता तो पीछे मैं बता चुका हूँ, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में भी आयरन के डिपॉजिट ज्यादा हो गए होते हैं। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या मैंने बताया था कि आयरन यूज नहीं कर पा सकते, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, आयरन के जो स्टोर्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। बट हो सकता है कि आयरन के स्टोर वैसे ही ज्यादा हुए हो बट उसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ना हो, तो इसमें मे बी और मे बी नॉट नेसेसरीली, तो ये आयरन रिस्पॉन्सिव हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू हाइपोगोनेडिज्म, क्योंकि ये वैसे पूछा जाता है, ये रट्टे वाले ही है तो जिंक याद रखना है।
जिंक की अगेन बता देता हूँ इंपॉर्टेंस, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई ट्राई माई बेस्ट के जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है ना, कॉपर, आयरन, और इसकी जो बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है, कैल्शियम, वो मैंने आपको क्लियर की, और एसिड बेस इम्बैलेंस। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एसिड बेस इम्बैलेंस का थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू दे दूं, तो आप लोग बता दें, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा एसिड बेस बैलेंस आप लोग को समझा देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत निगलेक्ट किया जाता है। सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक ने कभी जान नहीं छोड़नी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसकी कंपनसेशन नहीं करते तो यू आर गोइंग टू किल द पेशेंट। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इफ यू वांट कि मैं आप लोग को थोड़ा सा उसका ब्रीफ